हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन मोदी एंड आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर। और आज मैं आपको यहां पे कराने वाला हूं एक डेमो लेक्चर, जिसके अंदर मैं एनालॉजी के बारे में आपको बहुत ही सारी चीजें सिखाने वाला हूं। ये जो लेक्चर है ये आपके यानी ये जो टॉपिक है ये आपके करीब 5 मार्क्स का एसएससी जेईई के एग्जाम्स के अंदर आता है, कई बार एई के अंदर भी आता है और समटाइम्स से मिनिमम 2 नंबर का आता है। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आप सभी को सबसे पहले अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। माय नेम इज सचिन मोदी, एज यू नो दैट आई एम अ फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, ये भी आपको पता है। लेकिन अगर मैं अपने क्रेडेंशियल की बात करूं तो आई हैव 10+ इयर्स एक्सपीरियंस, करीब 10 साल से ज्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। एंड पिछले 5 सालों से या 6 सालों से मैं अगर आप कहूं तो मैं ऑनलाइन के अंदर सभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ा चुका हूं। राइट, आई हैव अ वेरी डीप नॉलेज अबाउट रीजनिंग और मैं आपको जो रीजनिंग कराने वाला हूं कुछ इस तरीके से कराऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अब आप बिल्कुल एबल हैं अपने 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन को करेक्टली करने के लिए। मैंने खुद ने अपने एसबीआई, आईबीपीएस, एसएससी के एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं, तो मैं आपको यहां पे वेल तरीके से गाइड कर पाऊंगा। मैंने आपकी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर सेशंस को मैंने देखे हैं और मैं यहां पे इस गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आपने हर क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, हर क्लास में अगर आप लाइव मेरे साथ कनेक्ट रहे तो आपके एक सिंगल नंबर भी नहीं कटने वाला है। चलिए, तो मैं आपको कैसे क्लास प्रेजेंट करने वाला हूं, कैसे मैं आपको सिखाऊंगा, क्या मेरा तरीका होगा, ये सारी चीजें आपको इस सेशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस सेशन को, और जो चीजें मैं कवर कराने वाला हूं वो इतनी ज्यादा डेप्थ नॉलेज के साथ होगी कि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर किसी भी चैप्टर में आता है तो आप बेहतर से बेहतरीन आप वहां पे परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, लेके चलते हैं आगे। आज जो मैंने आपको बताया कि आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं मैं एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है समानता, सिमिलरिटी। अब समानता तो कई चीजों में देखने को मिलती है ना। कई दो लोगों की हाइट को देख करके आप कह सकते हो दे आर सिमिलर हाइट, दे आर सिमिलर ड्रेसिंग, अगर उन्होंने कपड़े पहने हुए होंगे, है ना। किसी दो अगर आप घर देखते हो हाउसिंग बोर्ड के तो आप देखते हो ना कि दे आर सिमिलर हाउसेस, वो सभी एक जैसे पैटर्न के बने होते हैं, एक जैसी डिजाइन के बने होते हैं। तो हमें भी यहां पे क्या करना होता है, इस चैप्टर के अंदर कुछ सिमिलरिटी देखनी होती है। सिमिलरिटी किसी भी तरह की हो सकती है, इनकी हैबिट की हो सकती है, उनकी यूटिलिटी की हो सकती है, उनके किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट को लेकर के हो सकती है, किसी तरह के उनके हो सकता है फूड को लेकर के हो सकती है। तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सिमिलरिटी। लेकिन और डेफिनेटली सिमिलरिटी तो इनफाइनाइट भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बहुत तरीके से हर छोटी छोटी चीज की भी आप एक सिमिलरिटी निकाल सकते हो, लेकिन अपने एग्जाम में इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं आती है। तो अपन टू द पॉइंट बात करते हैं और देखते हैं कि आज अपन इस सिमिलरिटी को कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे क्या क्या। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि कवर करेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले करेंगे है क्या ये, व्हाट इज एनालॉजी, समानता होता क्या है, टाइप ऑफ एनालॉजी, कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपन यहां पे करने वाले हैं, और देन इसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पिछले साल के समानता पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, कैसे आए थे, इसको भी अपन यहां पे क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर की, बहुत बहुत डेप्थ में आपको यहां पे सिखाने वाला हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समानता होती क्या है। तो मैंने यहां पे आपके लिए दोनों तरह की टर्मिनोलॉजी रखी है, मैंने हिंदी में भी रखा और इंग्लिश में भी रखा है, जिसमें भी आप बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं आप उसे पढ़िएगा। मैं इंग्लिश पढ़ के आपको हिंदी में वैसे भी बताने वाला हूं, मतलब ये सेशन ऐसा होगा जहां आपको दोनों तरह की भाषाएं सीखने को मिलेंगी। तो मैंने क्या बोला, व्हेन द टू वर्ड्स और द नंबर और सिमिलरली देन मस्ट बी सम लॉजिकली एक्सप्लिकेबल वे इन विच दे आर सिमिलर। क्या होंगे वो, सिमिलर होंगे। कोई भी दो वर्ड, कोई भी दो नंबर, कोई भी दो लेटर आपको जो दिए जाएंगे वो कुछ ना कुछ तरीके से, कोई ना कोई लॉजिकल तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, कुछ सिमिलरिटी वहां पे इनके पास होगी। तो जो सिमिलरिटी इनके पास होगी वो सिमिलरिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, राइट। तो वो समझनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें सेम वे में उसी लॉजिकल एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ेगा, वो पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा, राइट। उससे क्या होगा कि हम उस सिमिलरिटी को आराम से पता कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि वो सिमिलरिटी क्या है और कैसे काम करेगी। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, स्टूडेंट स्कूल। अब यहां पे क्या है, स्टूडेंट का स्कूल से एक सिमिलरिटी है। क्या है, स्टूडेंट स्कूल जाता है नॉलेज गेन करने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। इन द सेम वे पेशेंट कहां जाता है, हॉस्पिटल जाता है। तो स्टूडेंट पहले आया तो इसीलिए पेशेंट पहले आया।
जब स्टूडेंट पहले आया तो स्टूडेंट कहां गया? स्कूल गया, नॉलेज गेन करने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसी तरह से पेशेंट कहां गया? हॉस्पिटल गया, अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? जिस तरह से स्टूडेंट जा रहा है स्कूल में, उसी तरह से पेशेंट जा रहा है हॉस्पिटल में, एंड दोनों ही केसेस में वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो कहीं ना कहीं दोनों की दोनों क्या हो गए? आपके पास एक सिमिलर पैटर्न में आ गए हैं, इनके बीच में कोई ना कोई सिमिलरिटी है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो अब मैं बात करता हूं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि टाइप ऑफ क्वेश्चन में हो सकता है वर्ड की एनालॉजी हो, जिसमें स्टूडेंट, हॉस्पिटल, पेशेंट, है ना, लाइक कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजी होगी। नंबर एनालॉजी में क्या होगा? आपके पास गिवन होगा 2 होगा, 16 होगा, इसी तरीके से यहां पे कोई नंबर गिवन होगा, इसी तरीके से यहां पे कोई एक नंबर गिवन होगा। तो इस तरह की जो क्वेश्चन होंगे वो किसमें आते हैं? आपके नंबर एनालॉजी के अंदर आते हैं। इसी तरह से यहां पे आता है आपका लेटर का एनालॉजी। लेटर के एनालॉजी में क्या होता है? लेटर के ऊपर कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है, लाइक यहां पे आएगा ए, जेड, इसी तरीके से यहां पे आएगा बी, और देन आपसे कह दिया जाएगा कि बताओ यहां पे क्या आएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका इससे क्या कनेक्शन है, कैसे ये इससे जुड़ रहा है, और जैसे ये इससे जुड़ेगा उसी तरीके से ये उससे क्या होगा? कनेक्ट होगा। तो यहां तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने क्या यहां पे बात कर रहे हैं और किस तरीके से यहां पे क्वेश्चंस जो है चलेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पे सबसे पहले लेता हूं वर्ड एनालॉजी को। तो मैंने यहां पे सबसे पहले स्टूडेंट क्या ले रहा हूं? वर्ड एनालॉजी को मैं यहां पे ले रहा हूं। ये यहां पे मैं वर्ड एनालॉजी की बात कर रहा हूं। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, वर्ड एनालॉजी के अंदर भाई सबसे डेप्थ है ये बहुत डेप्थ में। आपको मैं बताऊं तो इसमें इतनी सारी डेप्थ है कि आपको कहोगे कि सर कितने पैटर्न होते हैं? मैं आपको यहीं पे करा दूंगा करीब 15-20 पैटर्न या 25 पैटर्न, तो मैं यहीं करा दूंगा आपको। फिर भी आपको हमेशा लगेगा यार कुछ ना कुछ और पैटर्न हो सकता है, लेकिन रिलैक्स रहिए। ये 25 पैटर्न को सीखने के बाद, ये 20 पैटर्न को सीखने के बाद ना आप अप टू समझ जाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी कि भाई मुझे इस चैप्टर पे क्वेश्चंस के आंसर कैसे निकालने हैं, किस तरह से निकालना है। दैट इज इंपॉर्टेंट ना भाई। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, परंतु किस पैटर्न पे आएगा, अगर हम उसको पैटर्न को अच्छे से सीख लेते हैं तो फिर क्वेश्चन नया भी आएगा तो भी क्या, हमने पैटर्न तो सीख ही रखा है, हमने कॉन्सेप्ट तो सीख ही रखा है ना। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो पैटर्न है, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हम बात करें अपोजिट रिलेशनशिप की। अपोजिट रिलेशनशिप का मतलब होता है विपरीत संबंध की। अब विपरीत संबंध क्या होंगे, इसको आप देखो, वैसे तो ये टर्मिनोलॉजी अपने आप में बोल रहा है अपोजिट रिलेशनशिप यहां पे होंगे। तो जैसे कि यहां पे कह रहा है जब कोई भी 2 वर्ड या जो क्वेश्चन पेयर में गिवन होंगे वो अपोजिट होंगे ना एक दूसरे से मीनिंग के अंदर और उनके रिलेशनशिप के अंदर, तो वो क्या होंगे, उसके अंदर हमें यहां पे एक बेस्ट चॉइस को ढूंढना पड़ेगा आंसर के लिए। कैसे? देखो जैसे नेवर, नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो जब इस मीनिंग का मतलब होता है कभी नहीं, तो इसका अपोजिट क्या होता है? हमेशा। जैसे आपके भाई ने आपसे कहा कि यार मेरे को तेरी थाली में 4 रसगुल्ले 2 दे दे, आपने कहा नहीं कभी नहीं दूंगा, राइट? तो आपने क्या किया? बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन दिया, क्योंकि उसकी थाली में 4 रसगुल्ले थे, आपने उसे 2 ही मांगे, नहीं दिया, उसने 1 भी नहीं दिया। लेकिन अब इसका अपोजिट क्या है? हमेशा। अब आपने क्या किया? उसने आपसे मांगा क्या तेरी थाली में 4 रसगुल्ले दे दे, हमेशा ले ले। इसका मतलब क्या है? आपने बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट किया, राइट? तो हमेशा हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि अपोजिट रिएक्शन क्या होगा। जैसे नेवर, ऑलवेज, पुअर, रिच। पुअर का मतलब गरीब, गरीब अमीर, जमीन आसमान, अपोजिट हो गया ना बिल्कुल। इसी तरीके से लव, हेट, प्यार और नफरत। कोई किसी से बहुत प्यार करता है, कोई किसी से बहुत नफरत करता है। दिस इज द अपोजिट रिलेशनशिप। द सेम केस हस्की एंड थिन। हस्की मतलब होता है भारी, जिसके अंदर वजन ज्यादा होगा, मोटा होगा, राइट? तो हस्की बहुत मोटा है, एक बिल्कुल पतला है ना। इसी तरह से ह्यूमरस और ग्लूमी। हास्यकार, ह्यूमरस क्या होता है? ही इज अ वेरी ह्यूमरस पर्सन। हम नहीं बोलते अरे ये बड़ा ही जोशीला, एकदम बड़ा ही हंसमुख बंदा है। एक दूसरा क्या हो गया यहां पे? ग्लूमी, ये बड़ा ही दुखी रहता है यार, ये हमेशा बड़ा ही परेशान रहता है, राइट? इन द सेम केस मीट एंड अवॉइड। किसी से मिलना, किसी को इग्नोर करना। भाई आप किसी के लिए मिलने के लिए बड़े आतुर हो रहे हो, मिलने जा रहे हो, दौड़ दौड़ के भाग भाग के जा रहे हो, और दूसरा दिख गया, अरे भैया निकल लो यहां से। क्या है? अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। सो पहला रिलेशनशिप क्या होगा? पहला रिलेशनशिप हमारा हो गया अपोजिट रिलेशनशिप का, कि हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हमें समझ जाना, अच्छा नेवर ऑलवेज दिया हुआ है तो यहां पे आपको एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो आपको इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है
तो आपसे पूछा जाएगा कि पुअर के बाद बताओ यहां पे क्या आएगा, और आपने क्या बोला, अच्छा ऑप्शन आएंगे नीचे, पुअर के बाद कुछ भी ऑप्शन आ सकता है, इसमें एक रिच ऑप्शन आएगा, रिच समझ लो, पुअर का अपोजिट रिच आ गया। ओके, आगे आओ। सेकंड जो आता है आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है? अगर हम बात करें पर्यायवाची, इसे ऑब्वियसली बात यही कहते हैं, तो देयर आर बहुत सारे न्यूमरस मीनिंग्स हो सकते हैं, वहां पे कई सारे एक एक वर्ड के ऊपर कई सारे सिनोनिम होते हैं, है ना, तो हमें वो सिनोनिम्स को ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो दो वर्ड दिए जाएंगे क्वेश्चन के अंदर या क्वेश्चन पेयर के अंदर, वो सिमिलर होंगे किसी ना किसी मीनिंग के अंदर, और किसी तरह का रिलेशनशिप आपको वहां पे ढूंढना पड़ेगा, और उस रिलेशनशिप को ढूंढने के बाद आपको एक चॉइस ऑफ वर्ड निकालना पड़ेगा, दैट इज योर आंसर। तो वो चॉइस ऑफ वर्ड क्या होगा, आपका आंसर होगा। ओके, कैसे? समानार्थी से हमने बोलता है। अब जैसे यहां पे एग्जांपल के लिए मैंने आइडिया, आइडिया का मतलब क्या है? आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आइडिया का मतलब है कुछ परिकल्पना, कुछ आपने सोचा, इमेजिन किया, यार ऐसा होगा, तो उसका मतलब क्या है? नोशन, यानी धारणा। जब आप उसका नोशन, क्योंकि आइडिया का एक सिनोनिम क्या है? नोशन भी होता है। नोशन का मतलब क्या? आपने कोई धारणा बनाई, भाई वो कंफर्म है या नहीं पता, लेकिन आपने धारणा बना ली ना। जैसे आप किसी बंदे से मिलने जा रहे हैं, पहली बार आप मिलने जा रहे हैं, ओके, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, यू हैव अ मिक्स अंडरस्टैंडिंग। किसी ने कहा यार वो आदमी बड़ा बुरा है, किसी ने कहा यार वो आदमी बड़ा जनरस है, किसी ने कहा कि अरे यार वो बड़ा खड़ूस है, किसी ने कहा यार वो तो बड़ा ह्यूमरस है, बड़ा खुश हंसमुख रहता, बढ़िया है। तो इसका मतलब क्या है? अब आप धारणा बनाएंगे यार वो कैसा होगा, राइट? तो फिर आप गए, मिले, और उसके बाद आपका आइडिया चेंज हुआ, अरे यार ये तो गलत बोल रहे थे कि खड़ूस है, ये है वो है, ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, या फिर तो बड़ा अच्छा बोल रहा था, ये तो बेकार खड़ूस है ना। तो इसका मतलब क्या है? उसी का एक पर्यायवाची आपको यहाँ पे मिला, उसी का एक समानार्थी शब्द आपको यहाँ पे मिला, उसी का यहाँ पे एक सिनोनिम आपको यहाँ पे मिला। द सेम केस आपसे पूछा जाएगा मीट, मीट, और मीट के बाद आपसे आएगा क्वेश्चन मार्क। तो मीट का मतलब क्या है? मीट का मतलब मिलना, तो कॉन्टैक्ट का मतलब भी तो मिलना ही होता है, कॉन्टैक्ट है, और मिल क्या है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गए? एक दूसरे से सिमिलर हो गए, सिनोनिम्स यहाँ पे हो गए। इसी तरीके से काइंड, बेनिवोलेंट, काइंड और बेनिवोलेंट यहाँ पे क्या है? एक दूसरे से फिर से वही हो गए कि क्या है? सिनोनिम है। काइंड का सिनोनिम क्या हो गया? बेनिवोलेंट हो गया। इसी तरह से एनॉर्मस का सिनोनिम क्या हो गया? ह्यूज, एनॉर्मस, आर्ट्स ऑफ एनॉर्मस बिल्डिंग, ह्यूज बिल्डिंग, सिमिलर। इसी तरीके से सिंथेटिक, आर्टिफिशियल। सिंथेटिक क्या है? सिंथेटिक अगर हम बात करते हो, सिंथेटिक कपड़े नहीं बोलते हैं सब चीजें, और देन आर्टिफिशियल बनावटी है, कुछ नहीं है। द सेम केस टाइमलेस और अनएंडिंग। टाइमलेस का मतलब क्या होता है? टाइम बहुत कम है, बहुत टाइम है। एक तरीके से अनएंडिंग होने वाली चीज है, टाइमलेस है, भैया ये टाइमलेस है, अनएंडिंग चीजें हैं, राइट? तो ये इस तरह से क्या हो गए? आपके एक सिनोनिम्स यहां पे हो गए, तो आपको ये ढूंढने पड़ते हैं। तीसरा आता है आपका एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, यानी कि कारण और प्रभाव का संबंध। किसी तरह का कोई कारण होगा, उसका कोई इफेक्ट होगा, किसी का कोई कॉज होगा, इससे इफेक्ट होगा। जैसे कि अगर मैं आइडिया लेता हूं कि somebody is मोटर ड्राइविंग वो कर रहा है, बाइक रेस वो कर रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है, आपको लग रहा है यार इसकी स्पीड तो 140 लग रही है, 200 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। ही इज वेरी रश ड्राइव कर रहा है, बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा है, बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहा है। सो व्हाट यू से, इसका इफेक्ट क्या होगा? आपके दिमाग में सबसे पहली चीज यही जाएगी, साला मरेगा, यही बोलते ना, साला मरेगा, इतना तेज चलाता है, वही इतना तेज चलाता है, इतनी पब्लिक है, इतना वो है, क्राउड है, और इतना तेज चला रहा है, हम सबसे पहले ये बोलते हैं। तो हमारा एक आइडिया आया, फिर हम ये भी कहते हैं भगवान करे सेफ रहे, समझदारी आ जाए इसके अंदर, तुरंत ही धीरे चलाए। तो व्हाट वी सेड, हम ये कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट वाली रिलेशनशिप है, कोई ना कोई कॉज होगा, कोई इफेक्ट यहां पे होगा। जैसे शूट करोगे तो क्या होगा? किल हो जाएगा, मर जाएगा, डिश क्या, राइट? तो क्या किया? शूट किया, इस कारण से, क्योंकि आपने शूट किया, इस कारण से सामने वाला बंदा क्या हो गया? किल हो गया, मर गया, राइट? इसी तरीके से इंसल्ट, इंसल्ट का ह्यूमिलिएट, इंसल्ट कर रहे हो आप किसी की, अगर आप किसी की इंसल्ट करोगे तो वो क्या होगा? अपमानित फील करेगा, वो फील क्या करेगा? वो बहुत इंसल्टिंग फील करेगा, उसे लगेगा यार मैं गलत आ गया यहाँ पे, ये लोग तुम्हें इंसल्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया? इस इंसल्ट की वजह से वो अपमानित फील कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कॉज है, उसकी वजह से ये इफेक्ट यहां पे आ गया है। रेस और फैटिग, रेस का मतलब क्या है? भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, रेस लगा रहे हो, फैटिग हो जाओगे, थक जाओगे, हा करोगे, राइट? मतलब क्या हुआ? उस कारण से कि आपने रेस लगाई, आप क्या हो गए? थक गए हैं, फैटिग यानी थकान आ गई। फास्ट, अगर आप फास्ट हैं, अगर आप फास्ट पे हैं, है ना, आपने कुछ नहीं खाया है, आप कुछ नहीं खा रहे हैं, आपने व्रत कर रखा है, उसकी वजह से क्या होगी? भूख लगेगी। अब ये दूसरा फास्ट भी हो सकता है, अगर आप तेज चलोगे तो भी भूख लगेगी, अगर आप फास्ट कर रहे हो तो भी भूख लगेगी। तो ये कौन सा वाला फास्ट है छोड़ दो, लेकिन आपको अल्टीमेटली क्या लगनी है? भूख लगनी है,
राइट। तो कहीं ना कहीं इस कॉज की वजह से एक इफेक्ट आपके पास होगा, इस पैटर्न का भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए वर्कर और उनके आर्टिकल, देखो ये आपके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये तो बहुत अच्छे से समझते हो कि वर्कर और वर्कर के आर्टिकल, आर्टिकल को आप क्या बोल सकते हो, लाइक आप औजार भी बोल सकते हो कि वर्कर और वर्कर की कुछ औजार होते हैं। वो क्या होते हैं, कुछ औजार होते हैं। तो यहां पे हमें उस तरह के कुछ रिलेशंस को देखना होगा कि कैसे कोई कार्य करता है और उसके लेकर समझे से भैया एक ऑथर है, ऑथर का हथियार क्या है, पेन है, वो लिखता चीजें तैयार करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो है एक चीजें तैयार हो गई हैं। तो इसी तरीके से ये यहां पे कि ऑथर एंड ऑथर का यहां पे क्या गया, नॉवल, ऑथर का नॉवल, ऑथर ने क्या लिखा, नॉवल लिखा, है ना, तो उसकी किताब हो गई है। द सेम केस स्कल्प्टर, स्कल्प्टर में मूर्तिकार, मूर्तिकार क्या करता है, तोड़ की मूर्ति बना रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो तोड़ रहा है तो मूर्ति बना रहा है। नॉवल कौन लिख रहा है, ऑथर लिख रहा है, तो तोड़ करके क्या बना रहा है, मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है। ऐसा सेम केस पोइट, पोइट जो होता है वो पोएम लिखता है, यानी कवि कविताएं लिखता है, उसे राइटर बुक लिखता है। तो यहाँ पे अच्छा आर्टिकल है, यहाँ पे औजार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक आर्टिकल की बात हो रही है कि लाइक वो क्या बना रहा है ना, सॉरी। तो यहाँ पे लाइक समवन इज मेकिंग समथिंग, लाइक अगर हम बात करें कि मैं कोई किताब लिख रहा हूं तो आई एम ऑथर, मैंने एक किताब लिखी, तो यहाँ पे उस आर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, उस आर्टिकल को हम ये बोलते हैं कि वो कुछ बना रहा है, समथिंग, वो कुछ यहाँ पे बना रहा है। तो उस बना रहा है उस चीजों को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस चीजों को यहाँ पे बोल रहे हैं कारपेंटर, कारपेंटर यहाँ पे क्या है, चेयर, तो कारपेंटर क्या बनाता है, चेयर बना रहा है। तो समवन इज मेकिंग समथिंग, कोई चीज कुछ बना रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि उसका संबंध उसके आर्टिकल से है। जैसे कि मिस्त्री नहीं बोलते अपन लोग, मिस्त्री क्या बनाता है, आपके फ्लोर को अच्छे से चिमका देता है, मार्बल लगा देता है, वह दीवार पे पेंट कर देगा, तो मिस्त्री अपन उसे बोलते हैं कि लाइक वो पेंटर है, पेंटिंग अच्छे से कर देता है। तो कहीं ना कहीं वो जो बना रहा है दैट इज कॉल्ड आर्टिकल, वो बना के बेच रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कंपोजर, सिंफनी, कंपोजर क्या करता है, म्यूजिक को अच्छे से कंपोज करता है, उसकी सभी धुनों को सेट करता है कि किसके बाद कौन सी धुन आएगी और उसके बाद कौन से सुनेगा और उसको मजा आ जाएगा, राइट। तो यहां पे क्या है, ये कंपोजर वाली कहानी हो गई है। ओके, तो वर्कर है और वर्कर का आर्टिकल ही है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, तो टूल एंड ऑब्जेक्ट। हाँ, ये मैं जो बात कर रहा था उस वक्त वो टूल की बात कर रहा था, टूल और टूल का ऑब्जेक्ट। तो कैसे करते हैं, समझो एक उपकरण होगा और उपकरण का उस वस्तु से क्या संबंध होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को समझेंगे, जैसे पेन है, तो पेन है एक टूल है और उससे आप क्या करोगे, पेपर पे कुछ लिखोगे। हाँ, जैसे पेन एक टूल है और उससे आप पेपर पे कुछ लिख रहे हो, जैसे कि मेरा पेन है और मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। ओके, एनालॉजी, तो मैंने यहां पे इस टूल का इस्तेमाल किया इसके लिए, है ना, किया नहीं किया। द सेम केस सीजर का इस्तेमाल कपड़ों काटने के लिए, कपड़े को काटने के लिए किया जाता है। जैसे दर्जी होता है, वो आपकी पैंट सिल रहा है, वो आपका जीन्स सिल रहा है, वो आपका टी शर्ट सिल रहा है, शर्ट सिल रहा है, कुछ और बना रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सीजर का यूज करेगा उस कपड़े को काटने के लिए, राइट। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं इरेजर, कि किड होता है, छोटा बच्चा होता है, वो कुछ लिख रहा है पेंसिल पे, कुछ चीजों से लिख रहा है, तो इरेज कर रहा है, रफ कर रहा है, साफ कर रहा है, राइट। द सेम केस ग्रास कटर से क्या करेगा, लॉन, ग्रास कटर है, लॉन है, तो लॉन में जितनी बड़ी बड़ी घास उग रही है, चाहे इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो, ग्रास कटर आएगा फटाफट फटाफट सारी काट देगा। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो उस ऑब्जेक्ट क्या है, टूल का ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रास कटर का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब अगर हम सिंपल सी बात करें तो जितनी भी ग्रास आ रही है, जितनी भी अननेसेसरी अनवांटेड आपको दिख रही है, उसे आपने क्लीन किया, कट किया, एकदम बिल्कुल सही कर दिया। क्लियर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, है ना। जैसे यहां पे दिया हुआ है 6 नंबर पे, होल पार्ट, होल एंड पार्ट, मतलब एक तो पूरा, एक छोटा सा। जैसे एक घर है, घर के अंदर एक छोटा कमरा, राइट। तो घर क्या है, इट्स अ होल पार्ट एंड कमरा इज अ, होल इज अ घर एंड पार्ट इज अ कमरा, रूम। अब फिर दूसरा आता है पार्ट एंड होल, रूम एंड हाउस। तो रूम इज अ पार्ट, होल इज अ हाउस, एंड पार्ट रिलेशनशिप, राइट, कि पार्ट में भी कोई पार्ट होगा, वो कैसे होगा, वो सब चीजें एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। जैसे कि कार, कार क्या है, इट्स अ होल थिंग, ये पूरी की पूरी है, और व्हील क्या है, व्हील इज अ पार्ट, ये एक पार्ट हो गया भाई। कार का एक पार्ट ही तो टायर, है ना, व्हील, चाहे आप कुछ भी बोलो उसे, पर हाँ, होल पार्ट इज कार एंड द स्मॉल वन ऑफ द पार्ट इज व्हील, हो गया। तो कार क्या एक ऑब्जेक्ट हो गया एंड द होल, जिसे हम होल बोलते हैं, व्हील इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है।
दूसरा हमने बोला पार्ट एंड होल, जैसे कि कॉइल, कॉइल के अंदर, कॉइल किस में होती है, मोटर में होती है। कोई भी मोटर ले लो, पानी की मोटर ले लो, कार की मोटर ले लो, कोई मोटर ले लो, उसमें कॉइल होती है। तो जो कॉइल है वो क्या, एक पार्ट है, और होल दिस मोटर, राइट। तो कॉइल क्या है, एक पार्ट हो गया ऑब्जेक्ट का, और मोटर क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट का एज अ होल पार्ट वो कहलाएगा। तीसरा आता है अनदर रिलेशन दैट इज कॉल्ड पार्ट एंड पार्ट रिलेशनशिप। यानी क्या है ये, देखो हेड एंड लेग्स, ठीक है, हेड एक पार्ट है ऑब्जेक्ट का, लेग ऑल्सो एक पार्ट है ऑब्जेक्ट का, एंड पूरा की पूरा दोनों के दोनों किसका पार्ट है, आपकी बॉडी का पार्ट है। तो दोनों पार्ट है, राइट। अगर आप बोलो कार के अंदर, कार के संदर्भ में बात करूं तो टायर, कार के संदर्भ में बात करूं तो स्टीयरिंग, कार के संबंध में बात करूं तो ब्रेक, कार के संदर्भ में बात करूं तो एक्सीलरेटर। तो ये सब क्या है, दिस इज अ पार्ट, ये सब पार्ट है। और होल थिंग इज व्हाट, होल थिंग इज कार, राइट। वो कार वहां पे आ गई है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हमारा 6 नंबर पैटर्न दैट इज कॉल्ड होल एंड द पार्ट रिलेशनशिप, जो कि हमने यहाँ पे देखा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो नेक्स्ट आता है आपका डिग्री और डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि किस तरह की इंटेंसिटी है वहां पर उस चीज को लेकर के, किस तरह से हम उसका रिलेशनशिप को बना सकते हैं बच्चों। तो आपने देखा कि कितने सारे वेरियस पैटर्न में आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं, तो ये चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। तो जैसे हम इस पार्ट को लेते हैं, फिर मैं आपको आपके आगे के पार्ट पे लेके चलता हूं, आगे की चीजों पे लेके चलता हूं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूं, मैंने कहा डिग्री एंड डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, हॉट एंड वार्म, ये क्या है, बोथ आर अपोजिट टू कोल्ड, है कि नहीं है भाई। हॉट का मतलब ही गर्म होता है, वार्म का मतलब ही गर्म होता है, लेकिन हॉट का मतलब तो कितना भी हॉट हो सकता है भाई, वो तो 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, तो भैया वो हॉट है, वो तो बहुत ही गर्म हो सकता है। वार्म समथिंग जो आप टचेबल चीज हो, वार्म है। हॉट मतलब अंगली डालो और भस्म हो गई एक तरह से अंगली, दिस इज कॉल्ड हॉट। तो डिग्री ऑफ डिफरेंस है ना, डिग्री का जो डिफरेंस है कि भाई उसको कितनी इंटेंसिटी आपने उसकी बढ़ा दी, हॉट की मतलब फायर से कितनी इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो, दैट्स कॉल्ड हॉट। तो यहां पे इस चीज को समझो, हॉट और वार्म, निप यानी चुटकी, और क्रश का मतलब है चूर चूर कर देना, एकदम चूर चूर कर देना, है ना। तो हमने बोला कि हॉट एंड वार्म ये दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट टू कोल्ड है, इसीलिए सिमिलर है ये मीनिंग में, आपको सिमिलर से लगेंगे, लेकिन देयर इज अ बिग डिफरेंस ग्रेटर इन डिग्री, उसकी डिग्री पे बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हॉट इज मोर इंटेंस देन वार्म। हॉट है वो ज्यादा इंटेंसिटी वाला है, ज्यादा गर्म है, ज्यादा एकदम कहते हैं ना बलबत्ता पानी है। अपन नहीं बोलते यार, सर्दी में अपन नहाते हैं, गर्म पानी करके नहाते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे तो बड़ा बलबत्ता पानी है, मैं तो जल जाऊंगा, क्या जलाओगे क्या। और वार्म पानी थोड़ा सा सही हो, हाथ डाला जा सके, शरीर हमारा उसे सहन कर सके, दैट इज कॉल्ड वार्म। ओके, सिमिलरली एनआईपी का मतलब क्या होता है, कंप्रेस टाइटली, जिसे हमने क्या बोला, चुटकी भर आपने ले लिया, लेकिन चूर चूर कर दोगे। जबकि क्रश का मतलब क्या होता है, प्रेस विद फोर्स एंड दैट डिस्ट्रॉय, आपने इतना प्रेस कर दिया, इतना प्रेस कर दिया कि वो हो गया। अभी तो आपने सपोज करो ले लिया, जैसे अपन नहीं बोलते कि लाइक सॉल्ट कम पड़ रहा है, मम्मी सॉल्ट चाहिए, पापा सॉल्ट चाहिए, या भाई भाभी कोई भी ये सॉल्ट चाहिए, तो वो देते हैं, तो सॉल्ट दे दिया, आपने डाल लिया। एक होता है इतना टाइट पकड़ो, यूं मसल दो मसल दो मसल दो, मतलब आप क्या क्रश कर रहे हो, तो आप अब आपकी इंटेंसिटी क्या ज्यादा लगा रहे हो, आप उसको बिल्कुल खत्म कर रहे हो, है ना। तो आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ डिफरेंस पर बेस्ड हो, राइट, उसके ऊपर बेस्ड भी हो सकता है, और इसकी वजह से भी उसकी इंटेंसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, राइट। अगर हम आगे बात करें तो देखो क्या है क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप, तो ये कहीं ना कहीं क्लास और स्पीसीज के ऊपर होता है। मतलब यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, है ना, उनके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो सकता है, उनकी स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन तैयार हो सकता है, ओके। या फिर अगर मैं बात करूं तो और भी कई तरह के रिलेशनशिप यहाँ पे तैयार किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो द थिंग इज व्हाट, कि कैसे और किस तरीके से ये क्लासिफिकेशन काम करता है, किस तरह से ये काम करता है, उसको हम जरा समझ लेते हैं कि किस बेसिस पर ये होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो काऊ, काऊ क्या है, काऊ एक मैमल है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब सोचो, जब मैंने क्या कहा, एक टर्म मैंने यूज किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो केमिकली क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, फिजिकली जो है फिजिक्स वाला क्लासिफिकेशन भी अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे तो बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि आपको सारी वैरायटी दी जाएगी और आपके टफेस्ट द थिंग वो आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सिमिलरिटी चीजें आपकी होती हैं, और आपको प्रैक्टिस पर वो चीजें अपने आप क्या हो जाती है, पता लग जाती है कि भैया ये किस तरह के क्लासिफिकेशन यहाँ पे बात कर रहा है। तो काउ इज लाइक एक मैमल, एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो। इसी तरह से आइस क्या हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो चेंज हो गई ना। भाई बहुत सारे पानी को आपने स्टोर कर लिया, वो एक बर्फ का गोला, जैसे पानी को आप हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपने आइस में कन्वर्ट कर दिया तो ये लो पानी आपके हाथ में आ गया, और आप हाथ में लेके चल सकते हो। लेकिन अगर वही पानी जैसे पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप हाथ में लेके उसका कहते हैं ना कि एक चम्मच भर के भी नहीं लेके जा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो भी निकल जाएगा कहीं ना कहीं से, राइट। तो क्या है, किसी तरह के इस तरह के रिलेशनशिप आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आपको इस तरह के क्लासिफिकेशन में बेस्ड होते हैं। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है सब कुछ? भाई मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत आपको आ रही होगी, किसी तरह की दिक्कत आ रही होगी। तो आप देखें कि कितने तरह के पैटर्न है। अभी और देखिए तो मैं आपको फंक्शनल एक रिलेशनशिप और यहां पे सिखा देता हूं, राइट। इस तरीके से यहां पे 20 तो मैं आपको केवल वर्ड एनालॉजी सिखा सकता हूं। इसके बाद मैं आपको लेटर पे सिखाऊंगा, फिर मैं आपको नंबर्स पे सिखाऊंगा। तो आप ये सीखोगे सर तो बहुत सारे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप इसके 100, 200, 300 क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ड्यूरिंग द सेशन, बाद में आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप क्या सोचेंगे, आप देखेंगे कितना इजी तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यहाँ पे 1 क्लास 2 क्लास के अंदर आपका सारा की सारा सब कुछ कवर हो जाएगा, और देन उसके बाद आपको केवल प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मेक्स इट इजी, राइट। जैसे कि मैं आपको बताऊं फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होती है। तो फंक्शनल रिलेशनशिप में यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, जैसे यहाँ मैंने क्या बोला, क्रियात्मक संबंध होता है कि शब्द युग्म के शब्दों का क्रियात्मक संबंध भी हो सकता है, किसी न किसी तरीके से वो एक दूसरे के फंक्शन पर बेस्ड हो सकते हैं। तो उसको हम कैसे समझेंगे वो भी आप जरा यहां पे देखो। जैसे जनरल, तो जनरल का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कमांड देना, किसी को आदेश देना, राइट। हम नहीं बोलते कि कोई, जैसे अपने परिवार में जैसे अपने मम्मी पापा हैं, ओके, और मम्मी पापा ही मम्मी पापा हैं, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर है, तो दे कमांड दिए चाइल्ड कि बच्चों तुम्हें ये करना है, ये कर लो, सही रहेगा, बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इट जस्ट अ कमांड कि उन्होंने हमें वो दी। द सेम थिंग सीनेटर, वो क्या करता है, वो कानून बना रहा होता है, लेजिस्लेट कर रहा होता है, कानून को संभाल रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। तो एक तरह से उसकी क्या है वहां पे, एक तरह से फंक्शन है उसका ये। सर्जन, सर्जन का काम क्या होता है, ऑपरेट करने का काम होता है। कहीं भी कोई भी बॉडी का फंक्शन, अगर कोई भी बॉडी का जो ऑर्गन है वो अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो सर्जन क्या करेगा, आएगा उस बॉडी के फंक्शन को अच्छे से करने की कोशिश करेगा, नहीं होगा तो रिप्लेस करेगा, सो दैट कि वो बॉडी फंक्शन उस जगह पे काफी बेहतर तरीके से काम कर सके, और जिस भी मनुष्य की वो लाइफ है वो बेटर से बेहतरीन हो जाए, है ना। इसके बाद होता है जज। जज का काम क्या होता है, जज का फंक्शन होता है हियरिंग करना, सुनना। दो पक्ष वहां पे होंगे, उन दोनों की बातों को सुनना, समझना, लॉजिकली और इलॉजिकली हर तरीके से कनेक्ट करके चीजों के लिए फाइनल डिसीजन लेना। तो जज का काम यहाँ पे क्या हो गया, हियरिंग करने का हो गया, सुनने का हो गया। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे आपकी बन गई है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो नेक्स्ट आता है जेंडर रिलेशनशिप। अब देखो, अब आपको मैंने क्या बोला था कि देयर आर डिफरेंट वे। आप सोचेंगे और समझेंगे अरे यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, उसके बाद आपका दिमाग अपने आप काम करने लग जाएगा। तो इसे बोलते हैं जेंडर रिलेशनशिप। जेंडर रिलेशनशिप में क्या होता है, दिस विल बी द सिंपलेस्ट एनालॉजिकल रिलेशनशिप। आपको कहीं ना कहीं सिमिलरिटी देखनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड कमांड ऑन द वोकैबुलरी एंड इज कॉल्ड एज मेल एंड फीमेल और सेक्स रिलेशनशिप। तो हमने इसे यहाँ पे क्या नाम दे रहा है, जेंडर को मैं मेल, ठीक है, और फीमेल, या फिर अगर मैं कहूं तो सेक्स रिलेशनशिप भी मैं यहां पे कह सकता हूं। तो यहां पे आपको वो सिमिलरिटी यहां पे देखनी पड़ेंगी। इज दैट क्लियर? कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है, वो जरा यहां पे समझिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता हूं बुल, और बुल यानी काउ, तो बुल क्या है, बुल अ मेल एंड काउ इज अ फीमेल। तो ये हो गई आपके पास एक मेल, है ना, एंड दिस इज कॉल्ड अ फीमेल। ये क्या हो गई है, फीमेल यहां पे हो गई है। इसी तरीके से डक एंड ड्रैकर, तो ये क्या हो गई है, फीमेल, ये क्या हो गई, फीमेल हो गई है, एंड ये क्या हो गया आपका, मेल हो गया, जिसे नर बतख बोलते हैं। तो बतख इज अ फीमेल एंड ड्रैक इज अ नर बतख, ओके। इसी तरीके से मैन एंड वुमन, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है मेल कौन है फीमेल कौन है, और बॉय एंड गर्ल ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ सकती है, आपको मैं बताता हूं बच्चों। दिक्कत ये आ सकती है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि सर हमने जो नाम सुने हैं उसके हमें मेल के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता है। हमें ना हॉर्स के बारे में पता होगा, ना टाइगर के बारे में पता होगा, टाइग्रेस है, लॉयन है, लॉयनेस है ना। तो हमें तो पता ही नहीं है सर, कई सारे होंगे, पर उसको आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उसको आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। पर ऐसा कभी नहीं होता कि द टिपिकल चीजें विल कम इन योर एग्जाम, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको उससे थोड़ा सा बच के रहना है, उसके लिए टेंशन फ्री होकर रहना है। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत टिपिकल चीजें आपके एग्जाम में आ जाएंगी और आप कहेंगे अरे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में हमेशा एक बहुत कॉमन चीज आती है, बिकॉज ये आपको एक जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट है, जनरल टेस्ट है,
समझो, जनरल इंटेलिजेंस का नाम इसलिए लिखा है ताकि एक जनरल टेस्ट है कि हाँ भाई ये चीजें बेसिकली थोड़ी सी आइडिया में होती है, आपका लॉजिकल माइंड यहाँ पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि भैया कोई साउथ अफ्रीका किसी जानवर का नाम दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट आता है सिक्वेंशियल रिलेशनशिप। सिक्वेंशियल को अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके बोलते हैं अनुक्रमिक, सीक्वेंस भी अपन इसे कह सकते हैं। द थिंग इज व्हाट यू नीड टू फाइंड सीक्वेंस क्या होता है, किस तरह से काम करता है वो समझिएगा। तो द फर्स्ट वर्ड इन द पेयर स्टैंड फॉर समथिंग दैट इज यूजुअली फॉलोड बाय व्हाट द अदर या सेकंड वर्ड सेज इन द पेयर स्टैंड फॉर। पहला वर्ड दूसरे वर्ड के लिए क्या कह रहा है, क्या सीक्वेंस वो वहां पे बना रहा है वो समझना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से आपको शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, या मैं एक बार हिंदी बोल देता हूं कि इसके अंदर पहला शब्द किसी चीज के लिए होता है जो कि आमतौर पे आपको दूसरे शब्द के लिए दिया हुआ होता है, और दूसरे शब्द युग में आपको ये देखना होता है कि किस तरह के सीक्वेंस की वहां पे बात हो रही है, किस तरह का सीक्वेंस वहां पे जोड़ रहा है। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग, मॉर्निंग से आपने यहाँ पे देखा तो क्या आ रही है, इवनिंग आ रही है, तो एक सीक्वेंस आ रहा है। सीक्वेंस क्या आ रहा है कि पहले मॉर्निंग हुई, फिर आपके नून हुआ, फिर आपकी इवनिंग आया, फिर नाइट आया, और फिर अगेन मॉर्निंग आया। तो इट्स अ सीक्वेंस ना, ये पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है। इसी तरीके से डे, दिन के बाद क्या होती है, रात। तो कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस आपके पास चल रहा है कि पहली चीज के बाद दूसरी चीज हो रही है, पहली चीज के बाद में दूसरी चीज हो रही है। तो इसी तरीके से अगर आप डे और नाइट को लिखोगे तो पहले लिखोगे डे, डे का मतलब पूरा होल डे, और नाइट का मतलब है कंप्लीट नाइट। ये यहाँ पे आपके सीक्वेंस तैयार हो गया। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है। द सीक्वेंस कैन बी लाइक दिस, क्या, नाइट, नाइट के बाद मॉर्निंग, नाइट, नाइट के बाद डे। सीक्वेंस कैन बी लाइक अपोजिट, कि भैया अभी हम मॉर्निंग से इवनिंग जा रहे हैं, डे से नाइट जा रहे हैं। द सीक्वेंस कैन बी लाइक दिस, कि नाइट से आप मॉर्निंग में आ रहे हैं, नाइट से आप डे में आ रहे हैं। ओके, सो सीक्वेंस शुड बी सेम, जो होगा वो एक सिमिलर पैटर्न में होगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, एनालॉजी पढ़ रहे हैं। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी होता है। और सिमिलरिटी बेसिकली इसी तरीके से काम करती है कि पहला वाला ऑब्जेक्ट किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, इसका जो भी पैटर्न होगा, इसका जो भी पैटर्न होगा, इसका जो भी लॉजिकल वे होगा, उसी लॉजिकल वे से आपको इसे कनेक्ट करना है, दैट्स इट। और आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, राइट। इसके बाद आता है फिनिश्ड प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट को भी समझ सकते हो, रॉ मटेरियल को समझ सकते हो। जैसे भैया आपकी मम्मी ला दी सूजी, है ना, मार्केट से ले आई और हलवा बन गया, प्रोडक्ट क्या हो गया, सूजी का हलवा तैयार हो गया, है ना। गाजर ले आए, गाजर को आपने बनाया, गाजर का हलवा तैयार हो गया। तो गाजर इज समथिंग, क्या है, कैरेट क्या है, एक रॉ मटेरियल है। प्रोडक्ट क्या है, आप उससे कुछ भी बना लो यार, गाजर का हलवा बना लो, गाजर की सब्जी बना लो, है ना, सैलेड बना लो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज समथिंग कि आपने उसको किस तरीके से काम में लिया। ओके, तो यहां पे समझो इसको कि क्या तैयार उत्पाद होगा हमारे पास और क्या उसका कच्चा माल है, उसका कैसे कनेक्ट होगा। जैसे कि फ्लोर, है ना, आटा। तो फ्लोर तो कई तरह हो गए, फ्लोर अपन बोलते हैं, फ्लावर जिसे अपन बोलते हैं, फ्लावर समथिंग लाइक कि ये आटे का आटा, मतलब गेहूं का आटा हो गया, बाजरे का भी हो गया। फ्लावर इज समथिंग, वो एक होल है। तो उससे आपने ब्रेड बना ली। अब ब्रेड आपने बना ली, इसका मतलब क्या है, ब्रेड इज अ प्रोडक्ट, है ना, फाइनल प्रोडक्ट है वो जो बन के तैयार हुआ है। और फ्लावर यानी कि क्या है, आटा है, रॉ मटेरियल है। आपने रॉ मटेरियल लिया और उसको तैयार करके ओवन करके आपने ब्रेड तैयार कर ली, है ना। समथिंग लाइक ग्रेप एंड वाइन, आप नहीं बोलते अंगूर की शराब है, राइट। तो व्हाट इज अंगूर, अंगूर ग्रेप क्या है, दिस इज रॉ मटेरियल जो शराब बनाने के लिए काम में आती है। तो वाइन इज व्हाट, अ फाइनल प्रोडक्ट। तो वाइन इज अ फाइनल प्रोडक्ट जो कि सामने आ गया। द सेम केस फ्रेश मिल्क, और देन आ गया मिल्क का पाउडर। तो फ्रेश मिल्क एक तरह का रॉ मटेरियल हो गया, और उसी फ्रेश मिल्क से क्या बन गया, मिल्क का पाउडर तैयार किया गया। कि भाई जैसे दूर गांव में कहीं जा रहा है, कोई जा रहा है, और उसको भाई शरीर को स्ट्रेंथ के लिए, कैल्शियम के लिए जरूरत होती है, उसे वहां पे हो सकता है कि दूध ना मिले, तो वो पाउडर लेके जाता है, गर्म पानी लेके जाता है। तो पाउडर क्या होता है, गर्म पानी में पाउडर को मिक्स किया, दूध तैयार हो गया, पी गया, ये लो दूध तैयार हो गया, कैल्शियम की जो कमी थी वो पूरी हो गई है, राइट। सो दिस इज व्हाट, मिल्क इज अ रॉ मटेरियल एंड मिल्क पाउडर इज अ व्हाट, मिल्क पाउडर इज अ फाइनल प्रोडक्ट जो वहां पे उसके लिए रखा गया है। देन लेटेक्स एंड रबर, लेटेक्स क्या है, ये अपन पेड़ों से लेते हैं, ट्री से आता है, और उससे अपन क्या बनाते हैं, रबर बनाते हैं। आप नहीं देखते कैसा, आप हो गांव में तो बहुत मिलता है लेटेक्स का पेड़, राइट, जहाँ पे पेड़ की छाल में से ही निकल रहा होता है, गोंद निकल रहा होता है। तो वो जो गोंद है उसके अंदर कई सारे स्टेप्स के बाद में एक रबर तैयार होता है। तो रबर क्या करता है, इरेज करने का काम करता है, समथिंग जो कि आपने लिखा है गलत लिख दिया, उसको क्लीन करने के काम में वो आता है, राइट। इसके बाद अपन एक और ले लेते हैं, ठीक है।
और देन यहाँ पे आता है आपका क्वालिटी एंड यूनिट, अच्छा सॉरी क्वांटिटी एंड द यूनिट रिलेशनशिप। क्वांटिटी एंड यूनिट, क्वांटिटी इज अ टर्म जो मुझे लगता है वेल नोन है यार, इस चीज के लिए तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मात्रा और इकाई का आपस में क्या संबंध होता है वो आप जरा समझेंगे। तो यहाँ पे आता है मास एंड किलोग्राम, मास एंड किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, ये मास एक क्वांटिटी को दिखा रहा है, यूनिट क्या है, किलोग्राम है। तो क्वांटिटी बहुत सारी है, मास राइट बहुत सारा है, एंड उसकी क्या है, यूनिट, किससे नाप रहे हो भैया। जैसे आप कोई भी लिक्विड फॉर्म होती है उसे आप लीटर में नापते हो, कोई भी ठोस सॉलिड चीज होती है आप उसे किलोग्राम में नाप रहे होते हो, राइट। तो इस तरीके से लेंथ को आप किस में नाप रहे होते हो, मीटर में नाप रहे हो, तो कितना मीटर है, तो एक तरह से आप लेंथ को नाप रहे होते हो, राइट। वर्क को आप किस में नापते हो, जूल में नापते हो, कितना काम हुआ है उस काम को आप जूल में नाप रहे हो। तो एक तरीके से आप उसकी क्वांटिटी को या उसकी जो चीज है उसको किस में नाप रहे हो, यूनिट का आप नाम दे रहे हो कि किस तरीके से यूनिट में आप उसको कवर अप कर रहे हो, क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों आप देखिए आपके पास यहाँ पे और भी वेरियस पैटर्न है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे देखो दूसरा आपका स्टार्ट होता है, वो आपका लेटर एनालॉजी स्टार्ट होता है। दिस इज ऑल अबाउट लेटर एनालॉजी। तो लेटर एनालॉजी में आपको क्या करना होता है कि आपको ये देखना होता है किस तरह का वहां पे संबंध चल रहा है, अक्षरों के बीच में क्या जुड़ रहा है, घट रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एडिशन दिया हुआ होता है, ठीक है, या सब्सट्रैक्शन दिया होता है, ओके, या फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अपोजिट दिया हुआ होता है। तो कई सारे रिलेशनशिप बताइए, तो केवल 3 हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, पर जब आप क्लास में होंगे प्रेजेंट तो मैं आपको यहाँ पे और सारे पैटर्न बताऊंगा कि किस किस तरीके से यहाँ पे चीजें काम करती है। तो आपको ये देखना होता है किस किस तरीके से वो कनेक्ट हो रही है, किस तरह से वो चीजें जा रही हैं, क्या उनके बीच में कोई गैप है या उनके बीच में कोई गैप नहीं है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या होंगी, पता लगेंगी। तो लेटर एनालॉजी के अंदर अपन कुछ इस तरह की चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बात करता हूँ, आगे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे हम आते हैं नंबर्स के ऊपर, राइट। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम नंबर्स के ऊपर आ गए। तो नंबर्स में क्या है, जैसे 4 है और 4 का रिलेशन क्या आ गया, 18 से आ गया। अब 4 18 से कैसे कनेक्टेड है, उसी तरीके से मुझे 8 का रिलेशनशिप यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि भैया अच्छा ये चीज ऐसे ऐसे कनेक्ट होंगी, इसी तरीके से ये कनेक्ट होंगी, और उस कनेक्शन को मैं कैसे लेने वाला हूँ। तो बेसिकली सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, इस तरीके से सिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बोला 4 का स्क्वायर प्लस 2, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, 18 हो गया। 18 हो गया तो वहां पे अपने को क्या मिला, 18 मिल गया। तो अपन ने क्या कर रहे हैं, अपन बेसिकली रिलेशनशिप में अपन ने क्या किया, अब यहाँ पे कई सारे पैटर्न होते हैं। यहाँ पे स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे क्यूब हो सकता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे डिवाइड के बाद प्लस हो सकता है, डिवाइड के बाद माइनस भी हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी वे, एक क्वेश्चन को तैयार करने कई सारे तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, राइट। तो वो सारी चीजें आप सीखेंगे केवल और केवल किस चैप्टर के अंदर, एनालॉजी के अंदर, जो कि बहुत बहुत अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और यहाँ से आपके 2-3 नहीं, करीब 4-4 5-5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों, लेकिन आप क्लास में प्रेजेंट रहिए क्योंकि काफी सारी चीजें अभी बहुत बाकी हैं, जो कि मैंने आपको केवल एक ओवरव्यू दिया है इस चैप्टर के ऊपर कि कैसे और किस तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, क्वेश्चंस किस तरीके से प्रेजेंट करूंगा, उसके टाइप्स किस तरह से प्रेजेंट करूंगा, कैसे वो चीजें मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, हर एक के ऊपर किस तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल वहां पे दूंगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ अच्छा इस क्वेश्चन का इस तरह का पैटर्न होता है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे आएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, पर इसके लिए आपको प्रेजेंट रहना होगा क्लास में, और क्लास आपको कभी मिस नहीं करनी है। एंड दिस इज जस्ट अ फर्स्ट चैप्टर, ये केवल हमारा पहला चैप्टर है। सोचिए इसके बाद हम कितने सारे ऐसे चैप्टर हैं जो हम इतने डेप्थ के साथ पढ़ने वाले हैं, इतनी इन लाइन होकर के पढ़ने वाले हैं कि आपको किसी भी चीज में कहीं कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। ओके, तो बड़ा मजा आएगा जब आप क्लास के अंदर प्रेजेंट होंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे, नए नए चीजें सीखेंगे, और अपने एसएससी जेई के पेपर में, ए के पेपर में आप 50 आउट ऑफ 50 गेन करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया, मजा आया, और तैयार हो जाइएगा क्योंकि अभी अपन बहुत सारा पढ़ने वाले हैं क्लास के अंदर, अभी अपन बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं सीधे क्लासरूम के अंदर। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।